नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस सीरीज का जो बचे हुए दोनों भाग थे उनको देख लिया होगा, जिसमें हमने एथेनॉल की पूरी प्रोसेस के बारे में बात की, कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ एथेनॉल के बारे में ये भी बताया कि एथेनॉल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से ही ब्लेंडिंग शुरू हो गई थी और यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, और बाहरी कंट्रियों से इंडिया का एक मैप भी तैयार किया, इक्विलिटी मैप, जिससे पता सके कि इंडिया और बाहर में क्या अलग हो रहा है। आज इसमें हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के समय पे जिस तरीके से इथेनॉल का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उस रूप में कई बार इस पे सवाल भी उठे, उन सब सवालों के जवाब ढूंढते चलेंगे और या उनकी क्या स्थिति उसको जानते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना कुछ देरी किए। जो पहला सवाल आज के समय पे उठ रहा है, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया की दुनिया पे देखा होगा, कि उसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक लीटर एथेनॉल को बनाने के लिए 3,500 3,000 या 2,500 लीटर पानी की जरूरत होती है। ये बात तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली सही है, पर इसके पीछे का जो विज्ञान है वो थोड़ा सा अलग है। उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे और क्या होता है। देखिए, हम किसी भी एथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पे दो तरीके के पानी को एक समझ लेते हैं। ऐसे एक नेचुरल पानी, नेचुरल पानी में बारिश का पानी हो सकता है, नहर का पानी हो सकता है, सिंचाई के लिए यूज हो रहा है, और एक फैक्ट्री यूज वाटर। दो भागों में हमें बांटना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। जब कोई व्यक्ति किसी तरीके की बात को रखता है और बिना सोचे समझे, वो कहते नहीं कि कुछ को लगता है प्लेट में एक रसगुल्ला है, कुछ को लगता है कि एक ही है, तो जिसका भर गया मन तो ठीक है, जिसका नहीं भरा उसके लिए अलग चीज हो जाएगी। तो नेचुरल वाटर क्या कहता है कि आप पहले तो समझिए कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हमें लगभग 12 से 13 किलो, या बहुत खराब हो तो उससे ऊपर भी, मगर 13 किलो एक एवरेज मान के चलते हैं, गन्ने की जरूरत पड़ती है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। 13 किलो गन्ने की जरूरत पड़ती है। अब 1 लीटर गन्ने की अगर आपको खेती करनी है तो वो होगी 2,500 लीटर से लेके 3,000 लीटर तक। ये एवरेज रेशियो है। मतलब अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो इतना पानी आपको उस गन्ने को सींचने के लिए चाहिए ही चाहिए। इंडस्ट्रियल में तो खाली 5 से 15 लीटर ही लगेगा। अगर हम 2,500 मान के चलें तो 2,515 लीटर पानी में आपका इथेनॉल, 1 लीटर इथेनॉल तैयार हो जाएगा। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि भाई गन्ने की अगर खेती करेंगे तो वो तो पानी लगना ही लगना है, वो तो साइंटिफिक रीजन है। मगर अगर आप इसका सही रूप देखें तो खाली ये 5 से 15 लीटर ही पानी यूज हो रहा है। और ये इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं साइंस को घुमा के, पर्दे के पीछे की कहानी दिखा के, जो छुपाई रखी गई थी उसके हिसाब से फैलाया गया लगता है। इसको आप देख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए दूसरे आरोप की तरफ देखते हैं। दूसरा जो आरोप लगा वो लगा है नितिन गडकरी जी के ऊपर। पहला, एक कंपनी इनके पास सियान एग्रो, दूसरा मानस। सियान एग्रो जो अभी हाल ही के सालों तक मसाला, खाद्य तेल वगैरह बनाती थी, सब्जी के मसाले, फूड प्रोडक्ट्स पे इसका काम करता था, तब तक इसका काम कुछ और था। और मानस भी ऐसी कंपनी थी। इनके ऊपर कांग्रेस या अन्य लोगों ने आरोप लगा, मगर फैक्ट क्या है उस पर बात करते। ये आरोप ये था कि इनकी कंपनी जो 50 करोड़ कमा रही थी वो 500 करोड़ पे पहुंच गई जब से E20 इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हुई है। इनका शेयर जो 170 रुपए में था वो 2,000 के प्लस के लगभग पहुंच गया है। ये इन पे आरोप लगाया गया था कि नितिन गडकरी ने जानबूझकर अपने बेटों की कंपनियों को हेल्प किया, और उस हेल्प और सहायता की मदद से इनकी कंपनी ने इतना बड़ा मुनाफा कमाया है। मानस एग्रो में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, जिसपे नितिन गडकरी जी का भी एक जवाब आ गया है। उनका जवाब यह है कि मेरी कंपनी, मेरे बेटों की जो कंपनी, उसका हिस्सा 0.4-0.5% तक ही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इस मंत्रालय, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का काम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहां पे मैं कुछ थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूं। पहला व्यू तो ये, कुछ समय तक नितिन गडकरी जी जिसको लेके खुद की पीठ थपथपा रहे थे और भारी भारी मंचों से जाकर E20 के बखान कर रहे थे, उस समय पे इन्होंने इस बात का दावा नहीं किया था कि ये पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्य हो रहा है। दूसरा, एक और चीज है, जब कभी भी किसी भी तरह की सरकारी कंपनियां
या सरकार में बैठे लोग किसी भी तरीके का ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं तो ज्यादातर मुनाफा वो खुद या उनके परिवार वाले ही लेकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता मुझे पता नहीं। इस पूरे खेल में क्या है कहानी, इसका कोई भी अभी आंसर नहीं है मेरे पास कि मुनाफा कैसे किया गया, कोई इनसाइडर ट्रेनिंग हुई या ये इनका एक बाय एक लक था। चलिए, ये छोटी सी चीज थी, मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज पे बढ़ते। चलिए तीसरे के ऊपर चलते हैं, जिसका टॉपिक है पॉल्यूशन। आप लोगों ने ये पॉल्यूशन वाला एक चर्चा हुआ था। एक्चुअली जहां पे भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसके आसपास के लोगों के लिए वहां का पानी, वहां की जमीन, वहां की हवा, तीनों चीजें दूषित हो जाती है। और वहां के लोग एक तरीके से, होता है क्या, भगवान शंकर जी की तरह उस जहर को पीने लगते हैं जो पूरी दुनिया का था, क्योंकि उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो बाय प्रोडक्ट था वो तो कुछ और लोगों के लिए सहूलियत पैदा करता है, मगर जिन जगहों पे वो बन रहा होता है वहां के वातावरण उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। ये चर्चा सबसे ज्यादा तब उड़ गई जब 2026 में एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर सार्थक गोस्वामी एक बर्नी हाट एरिया पड़ता है असम में, वहां पे पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने उस बर्नी हाट गांव का जायजा लिया और देखा कि वहां की हवा ना तो रहने लायक थी, पानी ना तो पीने लायक था, और जमीन की जो फसलें या पेड़ पौधे जो उग रहे थे उनमें भी एक तरीके की हल्की सी राख जैसी जम गई थी। मतलब कितना खतरनाक माहौल हो गया था। और इसकी चर्चा तब और ज्यादा गंभीर बन गई थी जब वहां पे एक E20 की फैक्ट्री मिल गई। E20 की, एक नहीं कहेंगे, E20 की फैक्ट्री मिल गई, तो ये चर्चा देश में और ज्यादा पकड़ ली गई। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद सरकार की टीम वहां पे गई, उन्होंने देखा कि उस फैक्ट्री के अंदर सब चंगा सी, कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले फर्स्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे फ्यूज ऑयल निकलता है, वाटर निकलता है और आपका CO2 निकलता है। अगर इन तीनों चीज को सही तरीके से ट्रीटमेंट करके नहीं छोड़ा गया तो न जमीन रहेगी, न पानी रहेगा, न वहां का आसमान जीने लोग भी रहेगा। इन तीनों चीज को अगर आप जैसे के तैसे बहा देते हैं या उड़ा देते हैं तो वो आसपास की चीज को दूषित करता है। अब एक चीज जो यहां पे उठती है वो ये उठती है कि क्या इंडिया के अंदर सभी की सभी फैक्ट्री सही तरीके से चल रही हैं? अगर चल रही है तो गंगा का पानी दूषित क्यों हो जाता है? अगर चले तो जिन जगहों पे फैक्ट्री जो एरिया बनता है, जहां पे भी इंडस्ट्रियल एरिया, वहां के आसपास रहने का जीवन कैसे खराब हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, अब इथेनॉल फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो जिसके ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने क्या अपनी चीजें सही नहीं कर ली होंगी? अगर वहां के अधिकारी इतने ही अच्छे थे तो वहां पे इतना खराब वातावरण कैसे हो गया? ये सवाल पूछने की बात है। तीसरी ये चीज होती है कि इस पूरे चर्चा में मेन किरदार ले लिए गए थे E20 को, जबकि E20 की बात करें तो इथेनॉल की 450 फैक्ट्रियां हैं पूरे इंडिया भर में, और बर्नी हाट में इथेनॉल के अलावा कई और फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो पॉल्यूटेड कर रही थी उस जगह को। तो हमें सीधा सीधा आक्षेप E20 फैक्ट्री पे ना लगा के उस प्लेस के इंडस्ट्रियल एरिया पे लगाना चाहिए था। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल। इसका जो सवाल उठ रहा था वो ये उठ रहा था कि एवरेज में कमी आ रही थी और सामान खराब हो रहा था। देखिए, एवरेज कमी को तो मैं सीधे सीधे प्रेफर करूंगा, ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि मैंने खुद अपनी गाड़ी का एवरेज एक बार नापा हुआ है, तो बिल्कुल डिक्लाइन करता है और बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाता है। तो एवरेज पे मुझे किसी भी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको डेटा बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी नीति आयोग की रिपोर्ट थी, इस तरीके अन्य जो रिपोर्ट हुई थी, मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है एवरेज पे। दूसरा, सामान खराब होना, ये कहा जा रहा है कि जो सामान है बॉडी में, जो बाइक वगैरह में रबर पार्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं इसके इथेनॉल की वजह से, या जंग लग जाता है कुछ प्रोडक्ट में, कार्बोरेटर वगैरह में, तो उसको बदलाने की जरूरत पड़ी, गाड़ियां जल्दी जल्दी खराब हो जाती। बहुत से ऐसे यूट्यूबर थे, जोशी जी थे, और बिहार के एक यूट्यूबर भी थे जिनका नाम अभी मेरे माइंड से स्लिप कर गया है, मनीष कश्यप। उन्होंने भी एक वीडियो दिया था अपनी गाड़ी का, अलबत्ता मनीष कश्यप तो दृढ़ रह गए, मगर जोशी जी बैक हो गए थे आफ्टर वीडियो। उन्होंने उसको वापस कर लिया था कि हम ऐसी बात नहीं करते, वो कुछ और प्रॉब्लम थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं जो बात कर रहा हूं कि एवरेज 30% खराब होता है, सामान खराब होने के चांसेस भी है।
अब इस पे थोड़े से एक रिपोर्ट देख लेते हैं। SIAM की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो इथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियां थी वो 2023, मतलब जो 20% इथेनॉल की बात करें उसकी बात करें, 2023 के बाद बनना शुरू हुई है, 2023 के बाद बनना, और ये लगभग 7 करोड़ प्लस गाड़ियां हैं, 7 करोड़ प्लस। 2023 के पहले जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो हैं 40 करोड़ प्लस, 40 करोड़ प्लस। मतलब जो 20% बिल्डिंग इथेनॉल का यूज पेट्रोल में हो रहा है, उसके लिए जो गाड़ियां बन रही हैं वो 2023 के बाद बनी हैं, वो 7 करोड़ हैं। 2023 के पहले लगभग 40 करोड़ गाड़ियां जो ऐसी हैं जो बनाई गई हैं, वो 20% के लिए कंपेटेबल है ही नहीं। वो इथेनॉल पे उनकी मशीनों में कमियां आती ही जाएंगी, एवरेज डाउन होना, सामान खराब होना। यहीं पे मैं कंपेयर कर रहा था ब्राजील का भी, क्योंकि ब्राजील 1976-77 में 20% हो गया था और अब 30% हो गया। 1931 से उसने ब्लेंडिंग शुरू की थी, मगर उसने बहुत लंबा समय लिया था यहां से एक से इथेनॉल ब्लेंडिंग का 30% तक पहुंचने में, लगभग 95 साल। और इन्होंने 5 सालों के अंदर ही 5% से 20% कर दिया, जिसका असर गाड़ियों पर हो रहा है। ये थे इस सीरीज का छोटा सा मतलब, मगर इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देंगे कि कितना भार, अतिरिक्त भार भारत पे लोगों का खर्चा हो रहा, जो सेविंग मनी थी उनकी। दूसरा, क्या सचमुच हम लोग इथेनॉल उतने ही रुपए में पेट्रोल ले रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, जितना बताया या दिखाया जा रहा है। और अलग देशों से उसके कंपैरिजन भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। मुझे पता है एडिटिंग, कैमरा और लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सहयोग रहा तो ये सब भी जल्दी ही बेहतर हो जाएगा। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, और हो सके तो दूसरों को शेयर भी करते रहें। थैंक